हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा क्लास 9 के अध्याय 5 के एक चर का रैखिक समीकरण के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पहला प्रश्न का नीचे दिए गए निम्न कथनों से समीकरण बनाइए। और इसमें पहला कथन है, कथन मतलब जो कथन के रूप में है, ठीक है, जो हम लोग मौखिक रूप से बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं। अब देखिए कथन के रूप में है, मतलब हिंदी में एक वाक्य के रूप में इसमें दिया गया है। अब इसको पढ़ने के बाद हमको इसको गणितीय रूप में लिखना है, उसी को समीकरण बोलेंगे, क्योंकि समीकरण हमेशा गणितीय रूप में होता है। अब इसको गणितीय रूप में लिखने के लिए, समीकरण के रूप में लिखने के लिए हम लोग पहले हल लिखेंगे और इसको लाइन से जो दिया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। अब देखिए दो संख्या क्या है हमको मालूम नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि दो क्रमागत संख्या x और x + 1 है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि यहाँ पे देखिए मैं x माना और यहाँ पे x + 1 माना हूँ, क्योंकि क्रमागत संख्या, अब क्रमागत संख्या क्या हमको मालूम नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि क्रमागत संख्या 5 और 6 मिलकर ही 11 हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख नहीं सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे x और y लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे x और x + 1 में इसलिए लिखा क्योंकि x मान के चलिए x = 5 है। अब दूसरा x लिखने से तो 6 मान नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लोग इस x में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे, मतलब इस x में अगर 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो देखिए x मतलब 5 और x + 1 मतलब 6, तो ये क्रम से हो गया, ठीक है, क्रम अनुसार हो गया, इसलिए इसको हम लोग x और x + 1 माने हैं। अब यहाँ पे देखिए ये चर राशि हम लोग मान लिए x और x + 1 है, तो हम लोग इसको समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पहली संख्या और यहाँ पे जो दूसरी संख्या है x + 1, ठीक है, ये दोनों संख्या बराबर हम लोगों को 11 प्राप्त होगा। तो ये हमारा समीकरण के रूप में लिखना कंप्लीट हो चुका है। देखिए तो ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए जो चौथा नंबर प्रश्न है, इसमें बताया कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, उस आयत का परिमाप 15 है। अब गणित में क्या है कि आपको रफ करके देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रफ करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो सकता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे ये जो कथन दिया है, इस कथन को समीकरण के रूप में लिखना है। तो लिखने के लिए ये जो कथन दिया है, इस कथन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं क्या करूँगा, देखिए इस कथन के अनुसार यहाँ पे मैं एक आयत बना लेता हूँ। तो देखिए आयत आप लोग जानते हो जिसमें आमने सामने की भुजा एक समान हो, मतलब ये दोनों भुजा एक समान होता है और ये दोनों भुजा एक समान होता है। अब ये देखिए मैं एक आयत बना लिया हूँ। अब इस आयत में देखिए लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, तो इसकी लंबाई कहाँ है? मान के चलिए ये इसका लंबाई है और ऊपर तरफ ये इसकी चौड़ाई है। तो मान लेते कि इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। तो ये जो देखिए ये जो लंबाई है, मतलब ये जो भाग है ये क्या है? इस चौड़ाई से 3 अधिक है। कौन सा? लंबाई। तो चौड़ाई हमको पहले हम लोग चौड़ाई हमको मालूम नहीं और लंबाई भी हमको मालूम नहीं, इसलिए पहले हम लोग चौड़ाई मान लेंगे कि माना कि इसका जो चौड़ाई है, ठीक है, वो आपका मान के चलिए x ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो मान के चलिए W है। तो देखिए ये जो चौड़ाई है ये W है। अब चौड़ाई से लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, मतलब ये जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, इस चौड़ाई से ये जो लंबाई है ये लंबाई 3 अधिक है इससे। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि इससे अधिक है, मतलब W से 3 अधिक, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं W + 3। अब यहाँ पे देखिए जैसे बताया उसमें मैं लिखा हूँ। अब जानकारी के लिए ये जो रफ कार्य हम लोग कर रहे हैं, इस रफ में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कि ये आपका चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई है। तो कथन में लिया है कि इसका जो चौड़ाई है, ठीक है, इसका जो लंबाई है, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है। तो हम लोग चौड़ाई को W माने हैं, तो W, ठीक है, तो चौड़ाई से 3 अधिक, इसलिए W से 3 अधिक कर दिए चौड़ाई में, तो W + 3। अब इसका जो बीच का गैप है ये आपका सभी भुजाओं का योग को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप। तो सभी भुजाओं का योग कितना है? 15 है इसमें। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, तो उस आयत का परिमाप
15 है। ठीक है, तो परिमाप, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या है उसको याद रखना है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप ठीक है बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयत का परिमाप बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 और ब्रैकेट के अंदर होगा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, ये होता है इसका फार्मूला। अब उसके बाद देखिए आयत का परिमाप इस कथन में दिया है 15 और बराबर के बराबर, फिर 2 का 2 और लंबाई हम लोग क्या माने हैं W+3 और चौड़ाई क्या माने हम लोग W। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा आंसर होगा। अब इसको थोड़ा सेट करके लिख सकते हैं 2 और ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं W+3, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं और बराबर 15। तो ये खाली हमको समीकरण के रूप में लिखना है। अब ये समझ के आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से लिख पाएंगे, और नहीं समझेंगे तो इसको लिखने में आपको दिक्कत होगा। बहुत आसान है। आयत की जो लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, तो ये जो लंबाई है चौड़ाई से 3 अधिक है, तो चौड़ाई को अगर x मानेंगे तो लंबाई को x+3 मानेंगे, 3 ज़्यादा करते जाएंगे। ऐसा करके इसमें w माना चौड़ाई को, इसलिए लंबाई W+3 हो गई। फिर हम लोग आयत का परिमाप जानते हैं, इसमें दिया है 15, तो आयत का परिमाप का फार्मूला लिखेंगे और आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 और ब्रैकेट के अंदर लंब प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप 15 होगा, बराबर का बराबर होगा 2 का 2, लंबाई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं W+3 और चौड़ाई के जगह पे लिख सकते हैं W। तो इस प्रकार से इसको अगर चेंज करके आगे भी लिखेंगे हम लोग। तो अब देखिए आपको अगर दिक्कत होता है तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं W+3 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं W, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर दूसरा है उसमें दिया गया नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए, और पहला प्रश्न है 5x+2 = 17। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण में हमेशा इक्वल का निशान होता है, और समीकरण को पहचान करने का यही तरीका है कि उसमें इक्वल का निशान होना चाहिए। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका व्यंजक भी पढ़े हैं, बहुपद भी पढ़े हैं, उसमें आप लोग देखे होंगे ये कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में रहता था, जिसमें कि आपका देखिए ये कुछ इस प्रकार से द्विघात समीकरण रहता था। अब यहाँ पे जो समीकरण आएगा उसमें इक्वल का निशान होगा और यही उसका पहचान है। अब इसमें देखिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको रफ में मैं कुछ समझाता हूँ कि क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। हमको इसमें देखिए सबसे पहले चर और अचर संख्या का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा है। अब इसमें दिख रहा है कि तो जो चर संख्या होता है उस चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्याओं को धीरे धीरे एक तरफ करना है। उसके लिए कुछ पक्षांतर का नियम फॉलो करना पड़ेगा। आपका जो प्लस रहेगा संख्या के सामने तो पक्षांतर करने से माइनस हो जाएगा, माइनस रहने से प्लस होगा, गुना में रहने से भाग होगा और भाग में रहने से गुना होगा। इस प्रकार से ये निशान आपको फॉलो करते जाना है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से इस समीकरण को हल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हल लिखेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये देखिए ये लाइन में एक ही चर संख्या है, वो है आपका x। तो इसका मतलब इस x के साइड से धीरे धीरे हमको बाकी सभी संख्याओं को हटाते जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले देखिए x के नज़दीक वालों को बाद में हटाएंगे, सबसे पहले दूर वाले को हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका है 5x, 5x ठीक है, ये x के साइड में 5 है। तो खाली संख्या देखेंगे, देखिए इसके साथ x है, बाकी ये दोनों संख्या एक ही जैसे, इसमें कोई चर संख्या गुणज में नहीं है, इसलिए 5x को अपनी जगह पे रखेंगे। और बराबर की इस तरफ 17 पहले से था। अब इस 2 को इधर से इधर पक्षांतर करेंगे तो देखिए 2 प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5x और इन दोनों को देखिए माइनस है बीच में तो माइनस कर लेते हैं, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 बचेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि खाली x दिख रहा है। अब ये संख्या को हटा के x को अपनी जगह पे रखेंगे और बराबर की इस तरह पक्षांतर करेंगे। अब देखिए x और 5 के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब गुणा का ना, इन दोनों का रिलेशन क्या है, गुणा का है। तो गुणा उधर जाके भाग होगा तो ये 5 उधर जाके भाग हो जाएगा। तो नीचे क्लास में हम लोग कुछ इस प्रकार से भाग करते थे, लेकिन ऊपर क्लास में हमको भाग ऐसे नहीं करना है, हमको बटे के रूप में लिखना है। तो हम लोग 15 के नीचे बटे के रूप में लिखेंगे 5।
और लिखते टाइम ये ध्यान देना है कि ये बराबर के सीधा में ही बटे का निशान हो, इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसको अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ से x का मान हमको 3 प्राप्त होगा। ये देखिए 5 3 15, ठीक। तो इस प्रकार से हमको जो शेषफल है वो 3 प्राप्त होगा, तो 3 हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो यही हमारा समीकरण सॉल्व हो चुका है। देखिए तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिया। अब ये इस गणित में कुछ नहीं है, खाली चर संख्या अचर संख्या को और एक तरफ अलग अलग इसको डिवाइड करते जाना है, जोड़ना घटाना करते रहना है जब तक कि चर संख्या एक तरफ और अचर संख्या एक तरफ ना हो जाए। तो देखिए इसको सॉल्व करते जाना है। अब यह सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ 4x और 8x। अभी इसको आप लोग सॉल्व करना इससे पहले भी 7th क्लास में सीख चुके हैं, 7th 8th और अभी 9th क्लास में ये चल रहा है। अब इसमें देखिए ये दोनों तरफ है, दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब देखिए ये जो बाया भाग है इसको देखने से पता चल रहा है कि ये जो 4x और 8x है एक ही जाति के, मतलब दोनों का घात एक समान है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं। तो 8 और 4 हो जाएगा, इसमें देखिए 12x हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 17x और 9 जुड़ नहीं सकता, घट भी नहीं सकता, लेकिन -9 और -1 घट सकता है। तो ये हो जाएगा 17x अपनी जगह पे रहेगा, 9 और 1 दोनों के सामने माइनस है। अब प्लस माइनस का नियम भी आप लोग जानते हैं कि माइनस माइनस में प्लस होता है जोड़ते घटाते टाइम, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस का रहता है। और प्लस माइनस में माइनस होगा, माइनस प्लस में माइनस होगा, प्लस प्लस में प्लस होगा, ये हम लोग जानते हैं। अब इसी के अनुसार माइनस माइनस में प्लस होगा, मतलब 9 और 1 10 होगा, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या 9 है और उसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस का निशान आपको लगाना है। इसके बाद देखिए यहाँ तक हम लोग खाली जनरली इसको सॉल्व किए हैं, अभी तक पक्षांतर वगैरह नहीं किए। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये देखिए दोनों एक होके थोड़ा छोटा रूप में आ गया है, थोड़ा सरल हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे ये देखिए x है और इसमें भी x है, तो x वालों को एक तरफ करना है। तो इस 17x को इधर से इधर ले आते हैं क्योंकि इस तरफ पहले से संख्या है। तो 12x और देखिए 17x के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इधर आके -17x हो जाएगा, बराबर अपने जगह पे रहेगा, और -10 भी अपने जगह पे रहेगा। उसके बाद 12 और 17 के बीच में माइनस है तो माइनस होगा, क्योंकि 12 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा। 17 में से 12 घटेगा तो आपका बचेगा 5 और 5x बचेगा, ठीक है। और इन दोनों में बड़ी संख्या जो 17 है, तो 17 है इसलिए 17 के सामने माइनस है, इसलिए 5 के सामने भी माइनस लगेगा। और इक्वल का निशान अपने जगह पे जैसा था वैसे रहेगा, -10 अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद क्या करना देखिए, अब ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, कि बराबर के दोनों तरफ अगर माइनस माइनस रहे और सिंगल सिंगल संख्या रहे तो कट जाता है। तो इस प्रकार से कट गया। अब यहाँ पे खाली बचा आपका 5x = 10। अब x अपनी जगह पे ही रहेगा, क्योंकि हमको समीकरण में क्या करना पड़ता है, चर राशि को एक तरफ रखना है और तब तक हल करते जाना है जब तक कि उस चर राशि के साइड से सभी अचर राशि दूसरी तरफ पक्षांतरित ना हो जाए। तो यहाँ पे x अपनी जगह पे रहेगा, 5 और x के बीच में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब गुणा का निशान है। अब ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो 5 इधर आके क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो 10/5 होगा। अब इन दोनों को आपस में काटूंगा तो 2 बचेगा, तो x का बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हमको इसका जो मान है x का मान वो 2 प्राप्त होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए बहुत आसान है, आपको पक्षांतर तब तक करते जाना है जब तक कि उस चर राशि के साइड से सभी जो संख्या है अचर राशि है वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो चलिए इसके बाद मैं आपको इसका और एक क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है -7 + 3t -7 + 3t - 9t = 12t - 5। आपको इससे पहले बता चुका हूँ, एक ही जाति के होंगे और एक ही पक्ष में है तो दोनों को जोड़ना घटाना हो सकता है, तो करना है। तो देखिए -7 और 3t और 9t एक ही वर्ग के हैं, दोनों में tt है और दोनों के घात 1 1 है, तो दोनों को आपस में घटा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -7 इसके साथ जुड़ भी नहीं सकता, घट भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें t नहीं है, एक ही जाति के नहीं है, इसलिए -7 अपनी जगह पे रहेगा। 3t और 9t हो सकता है क्योंकि इसके सामने प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6t बचेगा।
अब क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या 9 है और उसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे निशान भी माइनस का लगेगा। बराबर का बराबर, फिर यहाँ पे 12t और -5 आपस में जुड़ भी नहीं सकता और घट भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के हैं, बीज जाति है। अब देखिए ये तो हो गया आपका, अभी तक हम लोग जनरली इसको सॉल्व किए हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, अब हम लोग को पता चल गया कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण में जो चर राशि है वो t है, तो मतलब t वाला को एक तरफ करना है और जिसमें t नहीं है, जो अचर राशि है, उसको दूसरी तरफ हमको पक्षांतरित करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखिए -6t को इस तरफ रखते हैं, तो जितना भी चर राशि है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखिए तो अच्छा रहेगा, और राइट हैंड साइड में हमेशा संख्या को ट्रांसफर कर दीजिए। अब ये -6t अपनी जगह पे रहेगा और इस 12t को हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने कुछ नहीं है, प्लस है, तो ये इधर से इधर पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा -12t और बराबर अपनी जगह पे रहेगा, और -5 भी जैसे था वैसे आ जाएगा। खाली मैं -12t को इधर पक्षांतर किया हूँ, इसको मतलब इधर पक्षांतर करना है, तो मैं इसको इधर पक्षांतर कर दिया हूँ। अब इस -7 को भी इधर पक्षांतर करना, तो 7 के सामने देखिए माइनस है, तो इधर से इधर पक्षांतरित होकर ये +7 हो जाएगा। तो 7 को मैं इस तरफ पक्षांतर किया और 12t को इस तरफ पक्षांतर किया हूँ, तो कुछ इस प्रकार से हमको मिला है। अब यहाँ पे देखिए ये मैं पक्षांतर कर दिया, बहुत आसान चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा को किस तरह पक्षांतर करना है। t इस तरफ 60 था और 12t को इस तरफ पक्षांतर किया हूँ, -5 पहले से था तो -7 को इस तरफ पक्षांतरित किया हूँ। अब पक्षांतर क्योंकि जिस लाइन में हम लोग उसी में नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे लाइन में हम लोग सोचते हैं कि बराबर के बाद 60 के साइड में इसको लाऊंगा तो इसको लिख दिया, और -5 के बाद साइड में 7 को लाऊंगा, तो इस प्रकार से। और पक्षांतरित करते टाइम हमको ध्यान देना है कि इसके सामने निशान कौन कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसके सामने माइनस है तो माइनस में रहेगा। अब -7 इधर आके +7 हो गया, क्योंकि -7 पक्षांतरित हुआ है, -5 तो अपनी जगह पे रहे। उसी प्रकार से -6 के सामने माइनस था तो माइनस ही है, क्योंकि ये पक्षांतरित नहीं हुआ। यहाँ पे खाली 12t को हम लोग, ये प्लस में है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इधर से इधर आया है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद देखिए माइनस माइनस में प्लस होगा, मतलब 12 और 6 को जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। अब जोड़ने घटाने के बाद हमेशा हमको ध्यान देना है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है और उसके सामने निशान क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 6 और 12 में बड़ी संख्या जो है 12 है और इसके सामने निशान जो है माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा। उत्तर जो आएगा उस उत्तर के सामने माइनस प्लस आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या को देख के लगाना है। अब उसके बाद देखिए ये हो जाएगा -18t और बराबर अपनी जगह पे रहेगा। -5 और +7, देखिए माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस प्लस में माइनस होता है, मतलब 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। अब इन दोनों में बड़ी संख्या 7 है, इसके सामने प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये देखिए एकदम पहला अक्षर ही, पहला संख्या ही जो है आपका प्लस में है, तो उसको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे हम लोग, अब देखिए ये यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस नहीं है, इसलिए नहीं कटेगा, ऐसे ही रहेगा। अब t अपनी जगह पे रहेगा और t के साइड में देखिए ये जो 18 है, t और 18 के बीच कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब गुना है, तो -18 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो -18 इधर आके हो जाएगा आपका भाग -18, गुना -18 इधर आके भाग -18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख देंगे। उसके बाद t बराबर हम लोग इन दोनों को आपस में काटेंगे, मतलब छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या को भाग देते हैं, तो हो जाएगा 2 × 18, तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए इन दोनों को काट देंगे। अब 9 जो लिखने का तरीका है वो बड़ी संख्या के साइड में लिखेंगे, तो इस प्रकार से 2 और 18 कट गया, 9 बचा, और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचा और नीचे 9 बचा और माइनस भी बचा। अब हम लोग इसको अगर और अच्छे से लिखें तो -1/9 इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो समीकरण है बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है, बहुत ही आसान है। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बना लेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं इसके दूसरे भाग में बाकी प्रश्नों को कैसे हल करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।